अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी नेशनल बुक फाउंडेशन की फिज़िक्स की बुक की सीरीज़ चल रही है न्यूमेरिकल्स की। और हम लोग 14 चैप्टर तक न्यूमेरिकल्स कवर कर चुके हैं। 15th और 18th के मैंने इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं। 17 और 16 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स 15 चैप्टर के पहले न्यूमेरिकल में आपको कहा यह जा रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ or which is carrying a current of 2 milliampere placed perpendicularly in uniform magnetic field of 5 milli Tesla। ये आपने जो फोर्स पढ़ी थी कि अगर हमें करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, ठीक है ना। वो फोर्स आपने फाइंड करनी कि वो कितनी है। अगर जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो 25 सेंटीमीटर है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर हमने कंडक्टर रखा है वो 5 मिली टेस्ला है, और जो हमारे पास करंट है वो 2 मिली एम्पियर है। और जिस एंगल पर हमने उसको रखा है वो क्या है, परपेंडिकुलरली, मतलब 90 डिग्री एंगल पर हमने उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। तो डाटा हमें क्या गिवन है, डाटा में हमें ये गिवन है, पहले न्यूमेरिकल में कहा यह जा रहा है कि फोर्स फाइंड करें। लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वो 25 सेंटीमीटर है, यानी 0.25 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 5 मिली टेस्ला है। 5 मिली को 10⁻³ लिख दिया, और टेस्ला जो होता है वो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड। और जो करंट है आपके पास वो कितना है, 2 मिली एम्पेयर, यानी 2 × 10⁻³ एम्पेयर। आपको फार्मूला अगर याद हो, आपने ये अगर पढ़ा हो कि जो फोर्स थी वो डिपेंड करती थी तीन चीज़ों पे, करंट इन द कंडक्टर के ऊपर, जो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगेगी जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो, और वो डिपेंड करती थी जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती थी वो फोर्स, कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स वो इसके ऊपर लगाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। और तीसरी चीज़, जितनी ज़्यादा लेंथ ऑफ कंडक्टर हम इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करते थे, ठीक है। और चौथी चीज़ थी एंगल, थीटा, ठीक है। जितना ज़्यादा एंगल होता उतनी ज़्यादा फोर्स लगती। तो या आप इसको साइन ऑफ थीटा भी ले सकते हैं। बेसिकली बात यह है कि हम लोगों ने वहाँ पे ये 3 फैक्टर्स पढ़े थे कि जिनके साथ फोर्स का जो है डायरेक्ट रिलेशन था, इन 3 फैक्टर्स के साथ, ठीक है। तो हम हमारे केस में 9-10 लेवल के ऊपर ये परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। जो साइन ऑफ थीटा है, थीटा जो 90 डिग्री है, हमने फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे परपेंडिकुलर ही रखा है 90 डिग्री पर, ठीक है। और यहाँ पर भी इन्होंने परपेंडिकुलर ही रखा है, 90 डिग्री पर ही रखा है, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, F=BIL साइन ऑफ थीटा। थीटा को आप 90 पुट करेंगे, ठीक है, साइन 90 आपका 1 हो जाएगा। ये वैसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है जब इसको सॉल्व करेंगे। तो लेंथ की वैल्यू 0.25 मीटर पुट की, करंट की वैल्यू 2 मिली एम्पेयर पुट की, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 5 मिली टेस्ला, मतलब न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर पुट की। अब यहाँ पे होगा क्या, एम्पेयर पर एम्पेयर से कट जाएगा, ये मीटर पर मीटर से कट जाएगा, न्यूटन हमारे पास बच जाएगा जो कि फोर्स का यूनिट है। तो हमारे पास इस तरह ये फोर्स निकलेगी। बहुत सिंपल है, सिर्फ फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। और स्टेटमेंट को समझ लेना थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसमें आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपके पास बी के आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी बी पूछा गया आपसे, ठीक है। जबकि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कंडक्टर है, लेंथ 15 सेंटीमीटर है, 5 मिली एम्पेयर करंट है, और 120 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो कंडक्टर। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं, बताएं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी जब एक 15 सेंटीमीटर कंडक्टर को, जिसके अंदर से 5 मिली एम्पेयर करंट पास कर रहा होगा, 120 न्यूटन फोर्स लगाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड। तो बताएं वो मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, जब हम उसको करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है, जिसको आपने 15 × 10⁻² मीटर लिख लिया। करंट आपको 5 मिली एम्पेयर गिवन है, उसको 5 × 10⁻³ एम्पेयर लिख लिया। फोर्स आपको, इसको FB भी लिख सकते हैं, FM भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में न्यू बुक में FB से ये मेंशन किया, तो FB लिखें आप लोग। FB 120 न्यूटन है। FB का फार्मूला है BIL साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि एंगल नहीं गिवन तो आपने इस एंगल को कंसिडर ही नहीं करना, ठीक है। तो F=BIL आ गया। आपने B निकालना है, IL को उधर ले जाकर डिवाइड कर दें F के नीचे, इस तरह। अब वैल्यूज पुट कर दें, 120 न्यूटन डिवाइडेड बाई 5 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो 1.6 × 10⁵ टेस्ला आएगा, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर आपके पास क्या होता है, टेस्ला, ठीक है।
बस इतना सा न्यूमेरिकल था ये। थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, ये थर्ड न्यूमेरिकल जो है आपका, ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। इसमें आपको एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिया हुआ है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या है, उसकी टर्न रेशियो है जी 2:125 एंड 24 वोल्ट्स AC जो है वो अप्लाई की गई है प्राइमरी कॉइल पे। तो सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज बतानी है। प्राइमरी कॉइल वोल्टेज 24 है, सेकेंडरी कॉइल वोल्टेज बतानी है। डेफिनेटली 24 से ज़्यादा आएगी क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और 2:125 आपको गिवन है टर्न रेशियो, जिसे आप NP/NS कहते हैं। ठीक है, तो ये डाटा आप चेक कर लें अपना। डाटा आपको क्या गिवन है, सिंपली जो टर्न रेशियो आपके पास वो NP/NS जो है वो 2:125 है। VP आपको 24 वोल्ट्स दी है। VS आपसे फाइंड करने का कहा गया है। बहुत आसान सी ट्रिक बताऊंगा। आप लोग हमेशा ये लिखते हैं NP/NS = VP/VS, ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी तरह लिखें, बस लॉजिक ये रहनी चाहिए कि VS और NS इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। VP और NP का डायरेक्ट रिलेशन है, तो मतलब वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्ट रिलेशन है। तो VS के सामने NS आना चाहिए, VP के सामने NP आना चाहिए। चाहे आप NP को ऊपर रखें, चाहे आप VP को इधर ऊपर रखें, चाहे आप VS को ऊपर रखें, चाहे आप NS को ऊपर रखें, जो मर्जी ऊपर रखें, VS के सामने NS आना चाहिए, VP के सामने NP आना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे VS इसलिए ऊपर रखा क्योंकि मुझे फाइंड ही VS करना है। तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आप ऊपर रख दें, दूसरी चीज़ नीचे रख दें। VS अगर ऊपर रखा तो VP नीचे रख दें। फिर आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, और आपको टर्न रेशियो गिवन भी है, तो VP के सामने NP लिख दें, VS के सामने NS लिख दें। इसमें ये होगा आपके एक स्टेप दो बच जाएंगे। ठीक है, एक दो स्टेप बच जाएंगे। डायरेक्ट VP को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कराएं NS/NP के साथ, डायरेक्ट VS निकल आएगा वैल्यूज पुट करने के बाद। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है आपने। गिवन आपको NP/NS है टर्न रेशियो, देखें इसकी भी कोई परवाह नहीं। अगर आपको बोल रहा है ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो डेफिनेटली NS के सामने ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी क्योंकि सेकेंडरी टर्न ज़्यादा होने चाहिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो, और छोटी वैल्यू के सामने NP आएगा। ठीक है, तो NP/NS लिखेंगे तो 2/125 लिखेंगे, NS/NP लिखेंगे तो 125/2 लिखेंगे। बट शर्त सिर्फ ये है कि NS ज़्यादा होनी चाहिए, NP कम होनी चाहिए, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होनी चाहिए टर्न्स उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो अब NS ऊपर है हमारा, तो यहाँ पे 125 ऊपर आएगा, और NP हमारा नीचे है यहाँ पे, तो 2 हमारा नीचे आएगा। और VP की वैल्यू पुट करेंगे 24 वोल्ट्स, तो VS निकल आएगा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वोल्टेज 1500 वोल्ट्स। ठीक है, बस इतना सही न्यूमेरिकल था ये। अब चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। आपने स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, आप ये खुद भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, फोर्थ न्यूमेरिकल में आपको ये कहा जा रहा है कि यू हैव टू डिज़ाइन अ ट्रांसफार्मर विच स्टेप डाउन, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को फ्रॉम 440 टू 220 जो है वो स्टेप डाउन करेगा। मतलब 440 प्राइमरी पर देंगे तो सेकेंडरी पर 220 वोल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 440 टू 220 आपने स्टेप डाउन करना है। कह रहे हैं व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल इफ द प्राइमरी कॉइल हैज़ 1000 टर्न्स। सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स निकालने हैं, प्राइमरी कॉइल के टर्न्स आपको 1000 गिवन है। तो डाटा आपको कुछ इस तरह गिवन है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 1000 नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी पर है, सेकेंडरी टर्न्स आपने निकालने हैं। जबकि प्राइमरी वोल्टेज पे 440 देने पर सेकेंडरी 220 कर देता है उसको स्टेप डाउन करके। तो अगेन वही लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। आपने NS निकालना है तो NS को ऊपर रख दें, NP को नीचे रख दें। और आपको पता है NS/NP VS/VP के बराबर होगा, यानी NS के सामने VS, NP के सामने VP। अगर आपने NS निकालें तो NP को तो ले जाके मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सिंपली NS निकालने के लिए फिर वैल्यूज पुट करेंगे। VS की जगह 220 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई 440 वोल्ट्स प्राइमरी की जगह, 1000 टर्न्स जो है वो NP की जगह, नंबर ऑफ टर्न्स की जगह। फिर वोल्ट से कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर से करें, जिस तरह मर्जी सिंप्लीफाई करें, ज़बानी भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है। 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 1 22, 22 2 44, फिर 2 1 2 और 2 500 1000, तो 500 टर्न्स आपके पास सेकेंडरी कॉइल वाले हैं। ठीक है, 15.5 पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, फिफ्थ न्यूमेरिकल में आपके पास ट्रांसफार्मर है जो स्टेप अप करता है 115 वोल्ट्स को 345 वोल्ट्स में। ठीक है, मतलब प्राइमरी वोल्टेज 115 है और सेकेंडरी वोल्टेज जो 345 है। कहते हैं व्हाट इज इट्स टर्न रेशियो, मतलब NP/NS आपने फाइंड करना है टर्न रेशियो। और अगर सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स 420 हैं, ठीक है, 420 टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल में, तो कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो आपने एक तो प्राइमरी कॉइल के टर्न्स निकालने हैं और एक आपने टर्न रेशियो निकालनी है। ठीक है, बाकी चीज़ आपको गिवन है। तो डाटा देखते हैं किस तरह गिवन है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है आपके पास। ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज 115 थी, सेकेंडरी वोल्टेज 345 थी। टर्न रेशियो उन्होंने पूछी थी NP/NS, और ये बोला था कि अगर सेकेंडरी कॉइल के ऊपर 420 टर्न्स होंगे तो प्राइमरी कॉइल पर कितने टर्न्स होंगे। तो सबसे पहले हम NP/NS निकालते हैं। किस तरह निकालेंगे,
पहले पार्ट में हम देखते हैं एन पी बाई एन एस वी पी बाई वी एस के बराबर होता है, हमें वी पी भी पता है वी एस भी पता है, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। एन पी बाई एन एस किसके बराबर आ जाएगा, वी पी की जगह 105, वी एस की जगह 345, वोल्ट से कट जाएगा तो हमारे पास 115 डिवाइड बाई 345 करेंगे, साफ नज़र आ रहा है कि 115 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कराओ तो 345 आता है, तो 1:3 आपके पास आ जाएगा टर्न रेशो एन पी बाई एन एस। अब इसी का इस्तेमाल करते हुए, जबकि आपको पता है टर्न रेशो 1/3 है, तो आपको ये बात मालूम है कि एन पी एन एस 420 है, तो एन एस को उधर जाके मल्टीप्लाई करवाएं, एन पी निकालना है आपने, एन पी यहीं रहेगा, एन एस उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 420 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो 420 को 3 से डिवाइड करें तो 140 आता है, तो 140 टर्न्स जो है आपके पास प्राइमरी कॉइल पर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपकी जो पुरानी ओल्ड बुक है उससे डिफरेंट है थोड़ा सा, सही है इस बुक में, तो इसलिए मैं ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करके दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन न्यूमेरिकल्स का भी आइडिया हो जाए, क्योंकि SLO बेस्ड एजुकेशन में ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट डिफरेंट है, फार्मूलाज वही लगने हैं, वही टेक्निक्स लगनी है, बट सिर्फ थोड़ी सी स्टेटमेंट डिफरेंट है, थोड़ा सा सिनारियो डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं इस चैप्टर का, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दो स्टूडेंट्स, अगेन सिक्स्थ न्यूमेरिकल आपको जो है वो बहुत ही सिंपल मिला है। कह रहे हैं 100 वोल्ट्स AC जो है अगर हम सप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल के ऊपर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, और वो आउटपुट पे 250 वोल्ट्स देता है, तो सेम ट्रांसफार्मर के अगर 30 वोल्ट्स इनपुट पर देंगे तब वो आउटपुट पर कितनी वोल्टेज देगा। तो बहुत ही सिंपल है, रेशो फार्मूला से हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, मतलब 100 वोल्ट्स देते हैं आउटपुट इनपुट पर तो 250 वोल्ट्स देता है आउटपुट पर। ठीक है, हमने क्या किया, डाटा में हमने ऐसे लिखा कि अगर प्राइमरी वोल्टेज 100 वोल्ट्स है तो सेकेंडरी वोल्ट कितनी देता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर 250 वोल्ट्स। अगर वी प्राइमरी प्राइम जो है वो 30 वोल्ट्स दें तो वी सेकेंडरी प्राइम कितनी आएगी। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है रेशो हमेशा सेम रहती है, रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है एक ट्रांसफार्मर की, तो वी एस बाई वी पी अगर एन एस बाई एन पी के बराबर है तो वी एस प्राइम बाई वी पी प्राइम भी एन एस बाई एन पी के ही बराबर होगा। दोनों चूंकि एन एस बाई एन पी के बराबर होंगे, ठीक है, तो दोनों फिर आपस में भी बराबर होंगे। अब हमने वी एस प्राइम निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ पे वी एस ऊपर रखा, वी एस प्राइम ऊपर रखा। ठीक है, अपनी आसानी के लिए। अब वी पी प्राइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वी एस बाई वी पी के साथ, बाकी सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, ये वोल्ट वोल्ट से कट जाएगा, इसका एक जीरो इधर से काट दें, इसका एक जीरो इधर से काट दें, नीचे 1 बच गया, 25 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 75 वोल्ट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 75 वोल्ट्स आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपके 15 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे। अब मूव करते हैं 18 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, 18 चैप्टर का अब आपका पहला न्यूमेरिकल है, जिसमें कह रहे हैं कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी हाफ लाइफ है 8 मंथ्स, यानी हाफ लाइफ आपको दी गई है 8 मंथ्स की। ठीक है, कहते हैं हाउ मच टाइम, कितने टाइम में, इन हाउ मच टाइम 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डिके, कि 4 में से 3 हिस्से जो है वो डिके कर देंगे, यानी 3/4 डिके करने का मतलब ये है कि जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो 1/4 बचेगा। ठीक है, टोटल 4/4 होता है ना, उसमें से 3/4 डिके कर गए तो बचे कितने 1/4, तो रिमेनिंग फ्रैक्शन जो होगी वो 1/4 होगी, और टोटल टाइम आपने फाइंड करना है, जबकि रेडियो एक्टिविटी की हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की कितनी है 8 मंथ्स। जी तो स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 18 है अब आपका एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप फार्मूलाज देख लें, 2 ही फार्मूलाज हैं इस चैप्टर के अंदर जो यूज़ होते हैं, जैसे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला जो फार्मूला उसको हम कहेंगे रिमेनिंग फ्रैक्शन का फार्मूला, कि कितनी रिमेनिंग अमाउंट बाकी बची है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल अमाउंट। ये किसके बराबर होती है 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर टी। ये स्मॉल टी क्या चीज़ है हमारे पास, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। एन क्या है रिमेनिंग अमाउंट, एन ओ क्या है ओरिजिनल अमाउंट जो इनिशियली प्रेजेंट थी। ठीक है, और डिके होने के बाद जो बाकी बची वो एन है रिमेनिंग अमाउंट। ये कैपिटल टी क्या है यहाँ पे टोटल टाइम, स्मॉल टी क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और टी 1/2 क्या है हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले सिर्फ यूज़ होंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल आप देखें, स्टेटमेंट आपको क्या कहती है। स्टेटमेंट में आपको ये कहा जा रहा है पहले न्यूमेरिकल की कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ है 8 मंथ्स। कहते हैं कितने टाइम, इन हाउ मच टाइम 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डिके, यानी 3/4 पार्ट जो है उस सब्सटेंस का वो डिके कर जाएगा, मतलब रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा N/NO 1/4 बचेगा। डेफिनेटली एक चीज़ के 4/4 पार्ट्स हैं, तो उसमें से 3/4 पार्ट डिके कर गए तो कितने बाकी बचे
1/4 पार्ट बचे, तो रिमेनिंग फ्रैक्शन कितनी है 1/4। आपने हाउ मच टाइम, उसने बोला हाउ मच टाइम, तो कितना टाइम टोटल लगेगा, तो कैपिटल टी आपने फाइंड करना है, यानी टोटल टाइम आपने फाइंड करना है। और हाफ लाइफ कितनी गिवन है 8 मंथ्स। तो सिंपली आप सबसे पहले देखें, आपको ये पता है टी किसके बराबर है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ लाइफ। तो जब तक आपको स्मॉल टी नहीं पता होगा, ये तो आपको पता है, जब तक ये नहीं पता होगा आप ये नहीं फाइंड कर सकते ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल टी फाइंड करेंगे, उसके लिए आपके पास ये फार्मूला मौजूद है, और ये आपको रेशो गिवन है N/NO, वो ट्रिकी तरीके से गिवन है, लेकिन गिवन है। रिमेनिंग फ्रैक्शन 1/4 है, क्योंकि 3/4 फ्रैक्शन तो डिके कर गया, तो रिमेनिंग 1/4 बचा। तो N/NO 1/4 है, जबकि N/NO किसके बराबर होता है 1/2 ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर मैं N/NO की जगह क्या लिख दूँ 1/4 लिख दूँ, क्योंकि गिवन है मुझे ना, तो 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो 1/4 को मैं 2 लिख सकता हूँ 4 की जगह, तो 1/2 विल बी इक्वल टू 1/2 तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपने स्मॉल टी फाइंड करना है तो देखें, फॉर दिस कंडीशन टू बी ट्रू, ठीक है, इस कंडीशन को ट्रू होने के लिए इस टी को 2 होना पड़ेगा। अगर ये टी 2 के बराबर होगा तभी 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर आएगा, तो ये टी भी कितना होगा 2 के बराबर होगा। तो स्मॉल ये टी हमारे पास कितना आ गया 2, ठीक है। अब हम इस टी को यहाँ पे पुट करेंगे, और हाफ लाइफ हमें गिवन है 8 मंथ्स, इसको 2 × 8 मंथ्स करेंगे तो टोटल 16 मंथ आ गए। वैसे भी आप अंदाजे से भी ये कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स क्यों कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी अगर 8 मंथ्स हाफ लाइफ है, तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद यानी 8 मंथ्स गुजरने के बाद वो 1/2 बच जाएगा, 1/2 एक पार्ट उसका बच जाएगा, यानी हाफ पार्ट बच जाएगा। लेकिन जब 16 मंथ गुजरेंगे, यानी दो दफ़ा हाफ होगा, वो 2 हाफ लाइफ गुजरेंगी, तो वो 1/4 बच जाएगा। इस तरह अंदाजे से भी आप कर सकते हैं, 2 हाफ लाइफ गुजरने का मतलब 8 मंथ्स एक दफ़ा गुजरे 1/2 बचा, फिर 8 मंथ मजीद गुजरे, तो इन टोटल 16 मंथ गुजरे, तो 1/2 के बाद मजीद हाफ होने के बाद 1/4 बच गया। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं 16 मंथ अंदाजन अपना आंसर कन्फर्म करने के लिए। तो ये बहुत सिंपल से इसी तरह का न्यूमेरिकल है, बाकी भी इसी तरह का होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स दूसरे न्यूमेरिकल में आपको कहा यह जा रहा है कि 420 दिनों में एक रेडियो एक्टिव सैंपल अपना 1/8 रिमेनिंग फ्रैक्शन बचा लेता है, ठीक है, यानी वो उसका 1/8 जो है वो फ्रैक्शन बाकी बचती है 420 डेज़ के बाद, ठीक है। तो उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी ये बताइए। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, देखिए आपको क्या गिवन है डाटा में ना, आपको गिवन है कि रिमेनिंग फ्रैक्शन 1/8 बचती है कितने दिन के बाद, जब टोटल टाइम कितना गुजर जाता है 420 डेज गुजर जाते हैं जब, ठीक है। तो बताएं हाफ लाइफ कितनी है। जब टोटल 420 डेज के बाद 1/8 पार्ट बच रहा है, तो हाफ लाइफ निकालनी है। सिंपली आपने करना वही है जो पहले पिछले न्यूमेरिकल में कि सिर्फ पहले टोटल टाइम फाइंड करना था, अब हाफ लाइफ फाइंड करनी है, ठीक है। स्टेप्स उसी तरह होंगे, पहले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके स्मॉल टी निकालेंगे, और फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हाफ लाइफ निकाल लेंगे। किस तरह देखते हैं। N/NO 1/2 के बराबर होता है, और N/NO कितना गिवन है 1/8। अब मैं 8 को लिख सकता हूँ 2⁻3, यहाँ से 2⁻3 विल बी इक्वल टू 2⁻T। तो इस इक्वेशन को ट्रू होने के लिए, मतलब इसको इसके इक्वल होने के लिए T को कितना होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा, तभी 1/2 इक्वल टू 1/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से T कितना आ गया 3 आ गया। अब इस 3 को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे यहाँ पे, लेकिन हमें तो हाफ लाइफ चाहिए, तो इस टी को पहले उधर डिवाइड कर देते हैं कैपिटल टी के नीचे, क्योंकि कैपिटल टी हमें गिवन है 420 डेज। 420 डेज ऊपर लिखेंगे, नीचे 3 से डिवाइड करेंगे, तो 420 / 3 140 डेज, ये इसकी हाफ लाइफ आ जाएगी पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ईजी न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स थर्ड न्यूमेरिकल में आपको ये कहा जा रहा है कि हाफ लाइफ जो है ना वो 1600 ईयर्स है, मतलब 1600 ईयर्स है। कह रहे हैं टोटल कितने टाइम में, इन हाउ मच टाइम, टोटल कैपिटल टी आपने फाइंड करना है, इन हाउ मच टाइम 25 ग्राम विल रिमेन अनडिकेड, मतलब रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 25 ग्राम बचेगी फ्रॉम ओरिजिनल अमाउंट ऑफ 100 ग्राम, यानी NO जो है वो 100 है, ठीक है। NO आपके पास 100 गिवन है आपको, ओरिजिनल अमाउंट 100 है, और बताएं वो कह रहे हैं कि अगर 1600 ईयर्स हाफ लाइफ है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, तो टोटल कितने टाइम के बाद रिमेनिंग 25 बच जाएगी, जबकि ओरिजिनल कितनी थी 100 थी। तो अगेन वही 2 फार्मूलाज यूज होंगे। N/NO आपको पता है 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि आपने कैपिटल टी निकालना है, तो जब तक आपको स्मॉल टी नहीं पता होगा कैपिटल टी नहीं निकाल सकेंगे, हाफ लाइफ तो पता है। तो स्मॉल टी निकालने के लिए आप
ये फार्मूला यूज़ करेंगे। एन बाई एन ओ आप कैसे फाइंड करेंगे, 25 ग्राम आपका रिमेनिंग अमाउंट है और 100 ग्राम आपकी ओरिजिनल अमाउंट है। ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, 25 1 0 25, 25 4 आर 100, तो 1/4 आ जाएगा। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻², तो t इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, सेम लॉजिक के तहत। फिर जब आप t को यहाँ पुट करेंगे 2 और t हाफ लाइफ आपको गिवन है नंबर ऑफ 1600 ईयर्स, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3200 ईयर्स आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा। कि देखिए कैसे इसको मैं ज़बानी करता हूँ अंदाजे से। कैसे, अभी हम आपके पास 100 ओरिजिनल अमाउंट है 100 ग्राम्स, 1600 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, 100 का हाफ 50, मजीद 1600 ईयर्स गुजरेंगे यानी टोटल 3200 ईयर्स गुजरेंगे तो कितनी हो जाएगी, 50 का भी हाफ यानी 25 ग्राम। तो सिंपली आप इसको ज़बानी भी कर सकते हैं अपनी कन्फर्मेशन के लिए। तो सॉल्व कर लीजिए अगर सॉल्व करना है तो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथे न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स आपको ये कहा जा रहा है कि 1/8 ऑफ इनिशियल मास ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव एसिड ऑफ रिमेन्स अनडिकेड, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट जो है वो अनडिकेड जो बाकी है वो 1/8 है। कितनी देर में, इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे बाद 1/8 बचती है। तो 1 घंटा यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम, यानी 1 घंटा गुजरने के बाद 1/8 फ्रैक्शन बचती है। कह रहे हैं हाफ लाइफ बताएं कितनी है उस आइसोटोप की मिनट्स में। तो अगेन बहुत ही सिंपल है, बस छोटी सी ट्रिक के साथ है। वो ट्रिक मेन मकसद है मेरा आपको बताना। तो रिमेनिंग अमाउंट आपको 1/8 है गिवन, टोटल टाइम 1 आवर लगा है, यानी इसको क्योंकि हमने चूँकि हाफ लाइफ मिनट्स में निकालनी है तो हम इसको मिनट्स में लिख लेते हैं 1 आवर को 60 मिनट्स, ठीक है। हाफ लाइफ तो निकल आएगी, बट कैसे, हमें तो स्मॉल टी पता ही नहीं है, तो स्मॉल टी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो n/n 1/2 के बराबर है और n/n 1/8 गिवन है आपको, तो 1/8 1/2 की पावर टी के बराबर हो जाएगा। 2 की पावर 3 लिख देंगे 1/8 को हम, तो यहाँ से टी आ जाएगा 3, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, इस टोटल टाइम 1 आवर यानी 60 मिनट्स है, तो 60 मिनट्स डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 20 मिनट्स आपके पास हाफ लाइफ आ जाएगी। सिंपल इज दैट, ठीक है। तो सवाल को समझ के सॉल्व करना है, घबराना नहीं उसको देख के। इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आने वाले हैं। नाउ 18.5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, फिफ्थ न्यूमेरिकल में आपको कहा यह जा रहा है कि कितना पोर्शन एक रेडियम सैंपल का डिके करेगा 8000 ईयर्स के बाद, जबकि हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है। अब आपने बताना यह है कि डिके कितना करेगा, रिमेनिंग फ्रैक्शन नहीं बताना बल्कि डिकेइंग फ्रैक्शन बताना है कि 8000 साल के बाद कितना फ्रैक्शन डिके कर जाएगा, जबकि एक हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है। यानी आपने अब n/no नहीं फाइंड करना बल्कि 1 - n/no फाइंड करना है, क्योंकि अगर इस 1 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये 100 बन जाएगा। इसको डिवाइड करके फॉर एग्जांपल 0.2 आता है, 0.3 आता है, 0.4 आता है, 0.5 आता है, कुछ भी आता है, फॉर एग्जांपल 0.5 आ गया, ठीक है। तो 0.5 को भी 100 से मल्टीप्लाई कराऊँ 50 आ जाएगा, तो 100 - 50 मतलब 50% बचेगा, ठीक है। तो जब भी हमने बचा हुआ निकालना होता है या एक चीज़ में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि कितना डिके हो गया तो कितना डिके नहीं हुआ फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं डिके वाले फ्रैक्शन को 1 में से माइनस करूंगा तो जो डिके नहीं हुआ वो वाला फ्रैक्शन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल किया यहाँ पे। तो पोर्शन डिके जो हो चुका है वो कितना होगा, जितना रिमेनिंग फ्रैक्शन है 1 को उसमें से उसको 1 में से माइनस करें तो जो आंसर आएगा वो आपका वो पोर्शन होगा जो डिके हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये करें, आप देखिए टोटल टाइम कितना उन्होंने बोला 8000 ईयर्स जब गुजर जाएं, अगर हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है तो बताएं 8000 ईयर्स गुजरने के बाद कितना पोर्शन डिके हो चुका होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस जो पोर्शन रिमेनिंग है 1 माइनस अनडिकेड पोर्शन करेंगे तो डिकेड पोर्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त ये, पहले हम क्या करें, पहले हम स्मॉल टी फाइंड करें, तभी हम n/no यानी 1/2 फाइंड कर सकते हैं। तो पहले स्मॉल टी फाइंड करने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल करके, ये फार्मूला इस्तेमाल करके स्मॉल टी फाइंड करेंगे। टी कितना है टोटल टाइम 8000 ईयर्स, टी हाफ कितना है 1600 ईयर्स, डिवाइड करें 5 आंसर आता है स्मॉल टी का। उस 5 को आप इस फार्मूले में यूज़ करें जो डिकेड पोर्शन है, डिकेइंग पोर्शन है, ठीक है। रिमेनिंग फ्रैक्शन क्या लें, सॉरी नॉन डिकेड पोर्शन है, जो अनडिकेड पोर्शन है, जो आपका बाकी बच गया रिमेनिंग फ्रैक्शन, ठीक है, उसके लिए। तो n/no किसके बराबर है 1/2 टी की जगह 5 पुट करेंगे, 2 की पावर 5 32 होता है, तो 1/32 पोर्शन आपका रिमेनिंग है अभी, मतलब 32 में से एक हिस्सा बचा है। तो कॉमन सेंस क्या कहती है कि 32 में से फिर 31 हिस्से जो है वो क्या हो गए, डिके हो गए। लेकिन अगर हम फार्मूले का इस्तेमाल करें तो 1 - 1/32 करेंगे, क्योंकि 1 - n/no करना था। तो इसका कैलकुलेटर से आप देख लें आंसर 31/32 आएगा, ठीक है। वरना अदरवाइज कॉमन सेंस यही है कि 1/32
रिमेनिंग है, तो 31/32 इसका मतलब है डिके हो चुका है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगर आपने फ्रैक्शन में भी लिखना है, पॉइंट्स में भी लिखना है, 0.968 जो भी डिवाइड करके आंसर आता है वो आप लिख दीजिए। लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स रह गए, उनकी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो 6 न्यूमेरिकल है स्टूडेंट आप, जिसमें कह रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है 15 डेज है। वो कह रहे हैं अगर 50,000 एटम्स उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के आपके पास पड़े हुए हैं, तो बताएं कितने एटम्स बाकी बचेंगे 45 डेज़ के बाद। मतलब 15 डेज़ बाद हाफ हो जाते हैं, हाफ लाइफ 15 डेज़ है। 50,000 अभी मौजूद हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटम, ठीक है। हाउ यानी NO आपको गिवन है 50,000, N आपसे मांगी गई है रिमेनिंग अमाउंट, हाउ मैनी एटम्स विल बी लेफ्ट, यानी N आपसे मांगा गया है। 45 डेज़ जो है टोटल टाइम T है, 15 डेज़ जो है वो हाफ लाइफ है, ठीक है। तो किस तरह होगा ये न्यूमेरिकल डाटा देखें आप ज़रा एक दफ़ा फिर से। हाफ लाइफ आपको 15 डेज़ गिवन है, अमाउंट टोटल इनिशियल कितनी है 5,000 एटम्स, रिमेनिंग एटम्स आपने निकालने हैं, और टोटल टाइम 45 डेज़ के बाद, ठीक है। कोई इशू नहीं है, अभी कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि N/NO का फार्मूला लगा के 1/2 की पावर T का इस्तेमाल करके हम किसी तरह N निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्मॉल t चाहिए होगा भाई, वो है ही नहीं। तो वो फाइंड करने के लिए हम इन दो की मदद से ये फार्मूला लगाएंगे। T = T मल्टीप्लाई T1/2 होता है, तो T1/2 को लाके डिवाइड कर दिया डायरेक्टली मैंने। तो T कैसे निकलेगा, 45 / 15 3 आ जाएगा। मैंने डेज नहीं लिखा, डेज से वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 मेरे पास स्मॉल t आया, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 में N/NO में, और NO को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हम N निकाल सकते हैं। तो NO उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ इस फार्मूले में, तो N आपके पास आ जाएगा 1/2 NO / 2 2 की जगह स्मॉल t की जगह 3 लिखेंगे, NO की जगह 50,000 एटम्स लिखेंगे। जब डिवाइड करेंगे इसको 2 को 50,000 से, यानी 8 को 50,000 से डिवाइड करेंगे, तो 6250 एटम्स आपके पास आ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल था, नोट करना है तो कर लें, अदरवाइज लिख लें आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स लास्ट न्यूमेरिकल में आपसे पूछा ही जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज़ लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स। मतलब 5 स्मॉल t आपका 5 है, यानी 5 हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितनी परसेंटेज बचेगी ओरिजिनल क्वांटिटी की। तो रिमेनिंग फ्रैक्शन ही आपने फाइंड करनी है, उसको मल्टीप्लाई 100 करके आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। स्मॉल t 5 गिवन है आप लोगों को, ठीक है। हाफ लाइफ 5 गिवन है। परसेंटेज रिमेनिंग फ्रैक्शन आपने अब निकालनी है कि ओरिजिनल अमाउंट के रिस्पेक्ट से कितनी परसेंटेज बचेगी रिमेनिंग, ठीक है। मतलब रिमेनिंग कितनी परसेंटेज बचेगी। तो N/NO आप फाइंड करें, पहले 1/2 की पावर t करके 1/2 की पावर t की जगह 5 पुट करें, 1/32 हो जाएगा। 1/32 करेंगे तो 0.03125 आएगा। अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं आप। तो परसेंटेज रिमेनिंग अमाउंट ऑफ विद रिस्पेक्ट ओरिजिनल जो वो कितनी आएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें 3.125। आप यूँ भी लिख सकते हैं N/NO = 0.0312 और 3.125%, ठीक है। तो अगर स्टार्ट में परसेंट लिखते तो बाद में परसेंटेज नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ परसेंटेज नहीं लिखते तो यहाँ परसेंटेज आपका साइन लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। गुड लक फॉर द पेपर्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।